नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट एक लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी होने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट कैन सू एंड कैन बी सूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसे में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग लेवल्स पे सरकारी वकील मुहैया कराए जाते हैं। आज हम इन्हीं में से तीन जो सबसे टॉप मोस्ट गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर्स हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल लेवल के सबसे टॉप मोस्ट लॉ ऑफिसर, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद हम बात करेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है, बट देन अगेन इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एंड फिर हम बात करेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड टॉप लॉ ऑफिसर इन द स्टेट होते हैं। आज हम जानेंगे कि इनको अपॉइंट कौन करता है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, किन कंडीशंस पे अपॉइंट किया जाता है, इनकी टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या हैं, एंड साथ ही में जानेंगे इनके ड्यूटीज एंड फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, आपके लिए काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको कहा कि टॉप मोस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन्हें अपॉइंट कौन करता है? इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एंड इन्हें अपॉइंट करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, दैट इज ही नीड्स टू बी क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं? तो सबसे पहले तो आपको यू हैव टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये पहली कंडीशन आपको फुलफिल करनी ही होती है। एंड इसके अलावा ये जो तीन कंडीशंस आप देख रहे हैं, इनमें से अगर आप एक और कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो यू आर क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड वही यहां पर भी रिक्वायर्ड है, दैट इज अटॉर्नी जनरल बनने के लिए भी रिक्वायर्ड है। सो सबसे पहले तो यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, यू मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ जज ऑफ एनी हाई कोर्ट फॉर 5 years एट लीस्ट, या फिर यू मस्ट बी एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 10 years, या फिर यू आर एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करें प्लस यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप यहां पर बन सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। टर्म की अगर मैं बात करूं, देयर इज नो फिक्स टर्म फॉर दिस ऑफिस, क्योंकि जनरली हमें देखने को मिलता है दैट दिस ऑफिस इज गिवन टू अ पर्सन जब नई सरकार बनती है। एंड जैसे ही वो सरकार का कार्यकाल पूरा होता है, ये ऑफिस में जो व्यक्ति होते हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। बट हमें देखने को मिलता है दैट ये जो ऑफिसर हैं, दैट इज अटॉर्नी जनरल जो है, ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसे में हमें यह भी देखने को मिलता है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी टर्म नहीं दी गई है, साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी नहीं बताया गया है कि किस प्रोसीजर के तहत एंड किन ग्राउंड्स के तहत इन्हें हटाया जा सकता है, राइट। एंड अगेन ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो ये गवर्नमेंट के अनुसार आते हैं एंड गवर्नमेंट के अनुसार ही ये जाते हैं। एंड उससे पहले भी अगर ये जाना चाहें तो ही हैज दिस डिस्क्रिशन कि वो अपने ऑफिस से क्विट कर सकते हैं बाय राइटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कन्वेंशनली क्या चल रहा है। कन्वेंशनली सरकार के साथ आना और सरकार के साथ जाना। रेम्यूनरेशन की अगर बात करें, रेम्यूनरेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है। एंड इनकी रेम्यूनरेशन कितनी होगी, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिटरमाइन की जा सकती है। ड्यूटीज एंड फंक्शंस की बात करते हैं। जो सबसे अहम तीन ड्यूटीज हैं, उनमें सबसे पहले आ जाता है टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। सो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन मुद्दों पे, लीगल मुद्दों पे एडवाइस देना जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा इनको रेफर किए जाते हैं। दूसरा है टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। तीसरा क्या है? टू डिस्चार्ज फंक्शंस कॉन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। सो ये तीन फंक्शंस यहां पे डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहला क्या है? गवर्नमेंट को एडवाइस करना। दूसरा, गवर्नमेंट उनको कोई और फंक्शंस देती है या प्रेसिडेंट उनको कोई और फंक्शन से ड्यूटीज देते हैं, लीगल कैरेक्टर की ड्यूटीज होनी चाहिए, वो अगर देते हैं तो ये उन्हें फुलफिल करेंगे। एंड तीसरा क्या है कि भाई वो गवर्नमेंट को वो वहां पे हेल्प करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी लॉ में मैंडेट किया गया है। अब प्रेसिडेंट ने अपने इस पावर के तहत इन्हें कुछ फंक्शंस असाइन किए हैं। वो फंक्शंस क्या क्या हैं, चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो फंक्शंस है उसमें है टू अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ जाते हैं, उनमें इन्हें अपने आप को अपीयर करना होता है, यानी कि प्रेजेंट करना होता है और सरकार को रिप्रेजेंट करना होता है। दूसरा क्या है? टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी केस ऑफ रेफरेंस मेड अंडर आर्टिकल 143 बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट, हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 143 में
सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजी जा सकती है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ले सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अटॉर्नी जनरल की होती है। एंड तीसरा कि हाई कोर्ट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी केस चलता है, या whenever there is a requirement to represent the government of India in any high court in any case, right, उसमें भी अटॉर्नी जनरल को रिप्रेजेंट करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये तो हो गए फंक्शंस या ड्यूटीज। अब हम बात करते हैं इनके अधिकार क्या क्या हैं, यानी कि इनको प्रिविलेजेस क्या क्या मिली हुई हैं, एंड इनकी लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि इनके ऊपर कुछ पाबंदियां भी लगी हुई हैं जो कि इनको पालन करनी रहती हैं व्हेन ही और शी इज इन ऑफिस, राइट। सो सबसे पहले क्या क्या इनके राइट्स हैं। इनका सबसे जो पहला और अहम राइट है दैट इज टू हैव ऑडियंस इन एनी कोर्ट अक्रॉस द कंट्री। तो इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाकर ये वहां की प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं, उनका ऑडियंस बन सकते हैं, ये इनका पहला अधिकार है। दूसरा, ये पार्लियामेंट में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज प्राप्त करते हैं। सो इनकी इम्यूनिटीज या फिर इनकी जो प्रिविलेजेस हैं वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर होती हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह ही ये दोनों सदनों में जा सकते हैं, दोनों सदनों की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं टू द एक्सटेंट कि ये वहां पे वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये चाहें तो ये वहां पर अपने विचार रख सकते हैं, राइट। इसके अलावा इन्हें किसी भी कमिटी का हिस्सा भी बनाया जा सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो। सो ये यहां पर इनके अधिकार रहते हैं। बट ये जितने भी अधिकार हैं पार्लियामेंट में ये विदाउट वोटिंग है, राइट ऑफ वोट इनके पास नहीं है। उसके अलावा ये कमेटी में भी हिस्सा बनाए जा सकते हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाकर वहां पे अपने विचार रख सकते हैं, वो इनके अधिकार हैं। अब लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है कि भाई ही और शी शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी ऐसा केस इनके पास नहीं आ सकता, या आ भी जाता है तो उसमें ये एडवाइज नहीं कर सकते जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस हो। दूसरा, ही और शी शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ब्रीफ इन केस इन विच ही इज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइज और अपीयर बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज द केस, कि मान लीजिए किसी ऐसे केस में जहां पे ये एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ से केस में अपीयर हो रहे हैं, उस केस में ये दूसरी पार्टी की तरफ से हेल्प नहीं कर सकते। तीसरा क्या है, ही शुड नॉट डिफेंड द एक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए एक चीज को समझकर चलें, कोई भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस को अगेंस्ट सोसाइटी के रूप में ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम ने श्याम का मर्डर किया, नाउ दिस इज अ क्रिमिनल केस। राम अब सिर्फ श्याम का या उसके घर वालों का गुनहगार नहीं है, राम अब सबका, सारे समाज का गुनहगार है। सो होगा क्या, समाज की तरफ से सरकार उसके खिलाफ मुकदमा चलाएगी। ऐसे में क्या कहा गया है कि भाई देखिए, कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में अटॉर्नी जनरल अपनी मर्जी से किसी को डिफेंड नहीं कर सकते। अगर किसी केस में उन्हें जाकर किसी को डिफेंड करना भी है, परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड। ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी भी कंपनी में डायरेक्टर या फिर किसी कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर सरकार की परमिशन के बिना नहीं बन सकते। साथ ही में किसी भी मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट की ही मिनिस्ट्री को, ये अपनी मर्जी से जाकर एडवाइस नहीं दे सकते। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनके पास एक रिक्वेस्ट आती है, रेफरेंस आता है, तब जाकर ये किसी भी मिनिस्ट्री को जाकर एडवाइस दे सकते हैं। नाउ क्या कहता है, अनलेस अ प्रपोजल रेफरेंस इन दिस रिगार्ड इज रिसीव्ड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। सो बेसिकली अगेन जैसे हमने कहा ना, प्रेसिडेंट की तरफ से आता है, सो प्रेसिडेंट खुद नहीं, लीगल मिनिस्ट्री जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री है उसके थ्रू यहाँ पर इनको क्या करते हैं, एडवाइस भेजते हैं, रेफरेंस भेजते हैं, तब जाकर ये अपनी एडवाइस उस डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। आखिरी में क्या है, कहते जी अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट, he does not fall in the category of government servants and he is not debarred from private legal practice. Now private legal practice जो है ना, वो अगर दो प्राइवेट पार्टीज के बीच में है, सिविल केसेस अगर खास करके मैं बात करूं, उन केसेस में इनके ऊपर कोई बार नहीं है। बट हाँ, जहां पर भी गवर्नमेंट का केस आ गया, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस चल रहा है, उसमें ये सामने वाली पार्टी को जाकर डिफेंड नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट को ही डिफेंड करेंगे। अब अटॉर्नी जनरल की अगर हम और यहाँ पर बात करें, देखिए अटॉर्नी जनरल इज नॉट द लॉ मिनिस्टर। हमें यहाँ पर डिफरेंस समझना होगा। अटॉर्नी जनरल सिर्फ कानून को या इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं या फिर सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर
अगर हम लॉ से जुड़े हुए बाकी मुद्दों की बात करें, कानून बनाने से लेकर कानून को इंप्लीमेंट करवाने तक, उसमें अगर ड्राफ्टिंग से लेकर बाकी सारे मुद्दों पर, वहां पर हमें लॉ मिनिस्टर की यहाँ पे भूमिका देखने को मिलती है। सो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना होगा। अब बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, अटॉर्नी जनरल एक ऐसा ऑफिस है जो कि अकेले सारी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर सकता, बिकॉज हर दिन हजारों केस सरकार के खिलाफ आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आते हैं। ऐसे में उनकी मदद करने के लिए कुछ और ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट किया। ये जो ऑफिसर्स हैं, इनमें सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल आ जाते हैं, उसके बाद इनके साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल की। कहता है जी, इन एडिशन टू अटॉर्नी जनरल अदर लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट आर अपॉइंटेड। इसमें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आ जाते हैं। आज की डेट में आपने सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता जी का नाम सुना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है ना। अब ये अपॉइंट होते हैं टू हेल्प अटॉर्नी जनरल ओनली इन फुलफिलिंग हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगेन, अटॉर्नी जनरल के बिहाफ पर जाकर ये सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर वेरियस हाई कोर्ट्स हो। सो वो यहां पर इनका रोल एंड ड्यूटी रहती है। कहता है जी, इट शुड बी नोटेड दैट ओनली द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 76। Nowhere Solicitor General or Additional Solicitor General is mentioned in the Constitution of India. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए, there are Central Law Officers Rules 1972 के, उनमें इनका जिक्र हमें देखने को मिलता है, उन्हीं में इनके फंक्शंस वगैरह दिए गए हैं, ठीक है जी। सो ये हमें आज यहां पर इनके बारे में देखने को मिला। अब हम बात कर लेते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में दर्ज है, एंड ये स्टेट का सबसे टॉप मोस्ट लॉ ऑफिसर का एक पोजीशन है। कहते हैं जी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ही कॉरेस्पॉन्ड्स टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो अटॉर्नी जनरल का जो हमने पढ़ा, वही यहां पर स्टेट में हमें इनकी रूपरेखा या भूमिका देखने को मिलती है। इनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, क्वालिफाइड टू बी हाई कोर्ट जज, तब जाकर इन्हें एडवोकेट जनरल के रूप में अपॉइंट किया जाता है। सो हाई कोर्ट के जज की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं? सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, कि कोई भी एक जुडिशियल ऑफिसर के रूप में उन्होंने कम से कम 10 वर्ष अपनी सेवाएं दी हो। जुडिशियल ऑफिसर मतलब क्या, कि हाई कोर्ट का जज अगर आपको बनना है, उससे नीचे आप चले जाए, राइट। सो वहां पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या फिर सेशंस जज हो गया है ना, या फिर उसके भी नीचे अगर आप चले जाएं, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी में उनको कम से कम 10 साल उन्होंने अपनी सेवाएं दी हो, या फिर वो 10 वर्षों से कम वो हाई कोर्ट के वकील रहे हों, तो जाकर वो क्वालिफाइड होते हैं। किसके लिए? हाई कोर्ट का जज बनने के लिए भी, एंड सेम क्वालिफिकेशन है किसके लिए? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनने के लिए भी, ठीक है जी। चलिए, अब टर्म की अगर हम बात करें, सेम लगभग जो हमें वहां देखने को मिला था वही यहां हमें देखने को मिलता है, कि कोई टर्म फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोसीजर भी नहीं बताया गया है, ग्राउंड फॉर रिमूवल भी नहीं बताया गया है। प्लेजर ऑफ द गवर्नर तक ये अपने ऑफिस में रहते हैं, एंड उसके बाद इन्हें जैसे ही प्लेजर ऑफ द गवर्नर हटा, इन्हें रिमूव किया जा सकता है एट एनी पॉइंट इन टाइम। और अगर ये भी चाहें तो रिमूव हो सकते हैं, यानी कि रिजाइन करके अपने पोजीशन को छोड़ सकते हैं। बट अगर इन्हें रिजाइन करना है तो ये गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखते हैं। कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन अगेन, जैसे ही सरकार बनती है स्टेट में तो इन्हें अपॉइंट किया जाता है, जैसे ही सरकार हटती है ये अपने आप रिजाइन करके चले जाते हैं। रेम्यूनरेशन की अगर मैं बात करूं, अगेन नॉट फिक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा इनकी रेम्यूनरेशन क्या होंगी वो डिफाइन की जाती हैं। अब बात करते हैं ड्यूटीज एंड फंक्शंस की। जिस तरह से अटॉर्नी जनरल के केस में हमने देखा था कि अटॉर्नी जनरल की क्या क्या ड्यूटीज एंड फंक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर हैं, लगभग सेम ड्यूटीज हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। सो अगेन, सबसे पहला क्या है? टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर टू हिम बाय द गवर्नर। सो अब देखिए फर्क क्या आ गया, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस किया जाता था, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस किया जाता था। वहां पे प्रेसिडेंट रेफरेंस देते थे, या गवर्नर रेफरेंस दे रहे हैं। सो यही फर्क है। दूसरा क्या है? टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर विच आर असाइंड टू हिम बाय द गवर्नर। सो ये हमने वहां पे भी देखा था। एंड तीसरा क्या है? टू डिस्चार्ज फंक्शंस कॉन्फर्ड ऑन हिम बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। सो आप देखिए तीनों सेम यहाँ पे ड्यूटीज यहाँ पे दी गई हैं। एंड जैसे हमने वहां देखा था, गवर्नर भी इनके ऊपर प्रेसिडेंट की तरह ही कुछ ड्यूटीज को इंपोज करते हैं, ठीक है जी। कहते हैं जी अब वो ड्यूटीज में, खैर यहाँ पे दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, लगभग सेम ड्यूटीज यहां पर हमें वो देखने को मिलेंगी जो वहां पर हमने देखी थी। कहते हैं जी इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज एडवोकेट जनरल इज
अलाउड और एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। सो ये यहाँ पे इनकी प्रिविलेज की बात की जा रही है कि भाई देखिए, जैसे हमने अटॉर्नी जनरल के केस में प्रिविलेज की बात की थी, सेम प्रिविलेज इन्हें भी मिली हुई है, बट विद इन द स्टेट इन्हें वो प्रिविलेज मिली हुई है। सिमिलरली हमें देखने को मिलता है कि हाउस की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें भी ये अपीयर हो सकते हैं, उसमें भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ ये वहां पर कमिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं। बट एक यहां पर अगेन सेम एक्सेप्शन आ जाती है, दैट ही हैज नो राइट टू वोट इन द हाउस व्हाटसोएवर। एंड आखिरी में जो प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को मिलती हैं, सेम इन्हें भी मिलती हैं। सो ये दोनों ही पोजीशंस को मैंने आज इकट्ठे यहां पे लिया क्योंकि इनके रोल्स एंड ड्यूटीज सेम है। फर्क क्या है? फर्क है इनको अपॉइंट कौन कर रहा है एंड ये ड्यूटीज कहां निभा रहे हैं। सो यही था जी आज का हमारा टॉपिक। हमने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल एंड एडवोकेट जनरल की ये तीनों पोजीशंस को पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।